दोस्तों, हमारा देश भारत न जाने कितनी ही विभिन्नताओं को अपने अंदर समेटा हुआ है। यहाँ बहुत सारी अलग अलग संस्कृतियों का खजाना है, तो बहुत सारी कलाओं से भरा हुआ है हमारा भारत देश। भारत न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी खूबियों के लिए जाना जाता है। और इन्हीं खूबियों में से एक खूबी है इसकी नदियाँ। वाकई में अगर हम देखें तो टाइम ने न जाने कितनी ही बार अपना रुख बदला है, लेकिन नदियों ने अपनी दिशा कभी नहीं बदली। भारत की जो पवित्र नदियां हैं, वो न जाने कितनी ही सदियों से अपने पानी से लोगों को पवित्र करती जा रही है। और ऐसे में भारत की नदियों में से एक पवित्र नदी है गंगा। दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये दो देशों से होकर गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। और फिर ये सागर द्वीप या गंगा सागर के पास बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। भारत में इसे गंगा और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है और इसके साथ साथ भारत का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का ही है। अब गंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड में दो नदियों की संयुक्त धाराओं के मिलने से होता है। और ये जो दो धाराएं हैं, ये है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। अब अगर हम बात करें प्राचीन ग्रंथों की, तो पुराणों से लेकर ऋग्वेद तक इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से हमारी पूरी भारतीय संस्कृति में इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये दो धाराओं के मिलने से बनती हैं, भागीरथी और अलकनंदा से। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे कि कैसे ये देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनती हैं। और यहाँ देखेंगे कि किस तरह से ये उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में बहती है और कैसे ये मैदानी क्षेत्र में जाती है, और फिर किस तरह से बहुत सारे राज्यों से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। दोस्तों, भारत में गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यानी उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उत्तराखंड में कैसे जाती हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि उत्तराखंड रीजन में हम कुल 5 प्रयाग देखेंगे। तो दोस्तों, गंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड के गोमुख से गंगोत्री हिमानी यानी ग्लेशियर से हुआ है। तो पहले तो यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि ग्लेशियर क्या होता है। तो देखो, जितने भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ या पर्वत है जो बर्फ से ढके हैं या फिर बर्फ की जो चट्टानें होती है उन्हें ही हम ग्लेशियर बोलते हैं। तो देखो, पृथ्वी पर दो प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं। पहला अल्पाइन यानी घाटी में पाए जाने वाले ग्लेशियर, और दूसरे पर्वतीय ग्लेशियर जो पर्वतों की चोटी पर होते हैं। तो देखो, होता क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर घटता जाता है, जिसकी वजह से हवा में नमी आने लगती है। और जब ये हवा पर्वतों से टकराती है तो बर्फ का रूप ले लेती है। इसे ही ग्लेशियर कहा जाता है। जैसे अगर आपने देखा हो, भारत में श्रीनगर, लद्दाख और हिमाचल में बड़े बड़े आकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं। और जब मौसम बदलने लगता है तो यही बर्फ पिघलने लगती है जो नदियों में पानी का मेन सोर्स होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। कई लोगों का मानना है और पुराणों में भी लिखा है कि भागीरथी नदी को ही गंगा नदी कहते हैं। और इसीलिए ये कहा जाता है कि गंगोत्री हिमानी से ही गंगा नदी निकलती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो गंगा नदी है ना, ये दो नदियों के मिलने से यानी संगम से बनती हैं। तो देखो, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर है, जहां से निकलती है भागीरथी नदी। और उत्तराखंड राज्य में ही नीलकंठ के उत्तर पश्चिम पर स्थित है संतोपंत ग्लेशियर, जो कि हिमालय के गढ़वाल मंडल की एक मेन चोटी है। और यहीं से निकलती है अलकनंदा नदी। यहाँ मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि विष्णु प्रयाग तक इस अलकनंदा नदी को विष्णु गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अब ये जो दोनों नदियां हैं, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ये जहां पर जाकर मिलती हैं उससे कहते हैं देवप्रयाग। और यहाँ पर प्रयाग का मतलब है संगम, यानी देवप्रयाग से ही गंगा नदी बनती हैं। तो अब आपके समझ आ गया होगा कि अलकनंदा नदी और भागीरथी के संगम से ही गंगा नदी का निर्माण होता है। अब देखो, ये जो अलकनंदा नदी है ना, ये अकेले ही देवप्रयाग में भागीरथी से नहीं मिलती है,
बल्कि अपने साथ कुछ सहायक नदियों को लेकर पंच प्रयाग यानी 5 प्रयागों में मिलती है। और ये जो सहायक नदियां हैं जिन प्रयागों में जाकर मिलती है उनका नाम है देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। तो सबसे पहले अलकनंदा विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नदी से मिलती है और फिर नंदाकिनी नदी से मिलने के लिए नंद प्रयाग की ओर बढ़ती है। इसके बाद पिंडा नदी में मिलने के लिए कर्ण प्रयाग की ओर बढ़ती है। अब इनके बाद आती है मंदाकिनी नदी जो रुद्र प्रयाग में जाकर मिलती है। तो इस तरह से अलकनंदा की 4 सहायक नदियां धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी, ये चारों नदियां 4 प्रयागों में मिलते हुए लास्ट में देव प्रयाग में पहुंचती है जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक टेबल बनाकर दे रही हूँ जिससे आपको याद हो जाए कि कौन सी नदी कौन से प्रयाग में मिलती है। तो सबसे पहले है विष्णु प्रयाग, अलकनंदा प्लस धौली गंगा। फिर है नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी। थर्ड नंबर पर है कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार नदी। फोर्थ नंबर पर है रुद्र प्रयाग जहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। और फिर लास्ट में अलकनंदा इन सारी सहायक नदियों के साथ मिलती है भागीरथी से देव प्रयाग में। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये जो अलकनंदा नदी है ये कॉमन नदी है, इसके साथ ऐड होती जाती है इसकी सहायक नदियां जो अलग अलग प्रयागों में जाकर मिलती हैं। तो अब यहाँ पर आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम से ही गंगा नदी का उद्गम होता है। यहाँ से गंगा नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। अब आगे देखते हैं कि देव प्रयाग से गंगा नदी कैसे आगे बढ़ती है। अब देव प्रयाग से गंगा नदी आगे बढ़ती है और हरिद्वार में जाती है। यहीं पर ये पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहाँ पर आकर उत्तराखंड खत्म हो जाता है और शुरू होता है उत्तर प्रदेश। अब गंगा नदी हरिद्वार से उत्तर प्रदेश में कन्नौज में पहुंचती है और यहीं पर उत्तराखंड से आती है रामगंगा नदी। और ये जो रामगंगा नदी है ये गंगा नदी की पहली सहायक नदी है जो ऊपर से आती है और कन्नौज में मिल जाती है। कन्नौज के बाद गंगा नदी प्रयागराज में जाती है। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। अब इस प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यमुना नदी गंगोत्री हिमानी के पास यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। मतलब ये कि यमुना नदी गंगा नदी के साथ साथ बिल्कुल बराबर में बहती है और सीधा प्रयागराज में आकर मिल जाती है। यमुना नदी को कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब इस यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं, चंबल सिंध, बेतवा और केन, ये इसकी दाईं सहायक नदियां हैं। यमुना नदी में सबसे पहले आकर मिलती है चंबल नदी जो मध्य प्रदेश इंदौर से आती है और इसी चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी। अब इसके बाद यमुना नदी की दूसरी सहायक नदी है बेतवा। बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से आती है और यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी की तीसरी सहायक नदी है कैन और ये नदी भी मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ी से आती है और यमुना में मिल जाती है। तो इस तरह से ये तीनों नदियां मध्य प्रदेश से आती है और यमुना नदी में मिल जाती हैं। और यमुना नदी जो है वो इन तीनों के साथ प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। अब प्रयागराज से गंगा नदी आगे बढ़ती है और गाजीपुर में जाती है। अब गाजीपुर में ऊपर से एक नदी आती है जिसका नाम है गोमती नदी जो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत फुलहर झील से निकलती है। गोमती नदी की एक खासियत ये है कि ये एक ऐसी सहायक नदी है जो किसी पहाड़ी से नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्र के समतल जगह से निकलती है और इसी गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ। तो इस तरह से उत्तराखंड से हरिद्वार के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कन्नौज, कन्नौज से प्रयागराज और प्रयागराज से गाजीपुर। तो हमने यहाँ देखा कि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आ गई गंगा। अब उत्तर प्रदेश से गंगा नदी जाती है बिहार में। गंगा नदी बिहार की प्रमुख नदी है जो कि चौसा से राज्य में प्रवेश करती है और यहाँ पर जो इसकी सहायक नदियां हैं वो अधिकतर नेपाल से आती हैं, जैसे काली कर्णाली, गंडक, कोसी और बागमती। ये चारों नदियां नेपाल से आती हैं। लेकिन जैसे ही काली कर्णाली नदी भारत में प्रवेश करती है तब काली नदी को शारदा और कर्णाली को घाघरा के नाम से जाना जाता है। तो आप ये याद रखिएगा कि भारत में काली को शारदा और कर्णाली को घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही शारदा नदी और घाघरा नदी भारत में आती हैं तो ये दोनों नदी एक दूसरे से मिल जाती है और एक ही बन जाती है जिसे घाघरा नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आपके समझ में आ गया कि शारदा नदी और घाघरा नदी भारत में आकर एक ही हो जाती है और इन्हें एक ही नाम से जाना जाता है घाघरा नदी, क्योंकि इन दोनों नदियों का भारत में संगम हो जाता है। और फिर ये घाघरा नदी भारत के छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है।
छपरा भारत के बिहार राज्य के सारण जिले में मौजूद एक शहर है जो कि घाघरा नदी और गंगा नदी के संगम के पास बसा हुआ है। अब इसके बाद अमरकंटक से आती है सोन नदी। ये जो नदी है ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास से उत्पन्न होती है और उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। ये जो सोन नदी है ये दाईं ओर से सीधे आती है और पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी कोई सहायक नदी नहीं है। अब नेपाल से यानी ऊपर से गंडक नदी आती है जो सोनपुर में गंगा नदी से मिलती है। इसके बाद आती है कोसी नदी जो नेपाल से आकर कुर्सेला में गंगा से मिल जाती है। दोस्तों ये जो कोसी नदी है इसे बिहार का अभिशाप यानी बिहार का शोक भी कहा जाता है। इस नदी को अपने मार्ग परिवर्तन के कारण ही जाना जाता है क्योंकि इस नदी से बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है जिसकी वजह से बिहार में तबाही होती है। और फिर आती है बागमती नदी जो नेपाल से आकर बिहार में कमला नदी से मिलती है और फिर ये दोनों नदियां कोसी नदी में मिल जाती हैं। तो गंगा नदी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से बिहार और बिहार से पश्चिम बंगाल में जाती है। अब ये देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी कैसे जाती है। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल में आती है दार्जिलिंग की पहाड़ी जहां से निकलती है महानंदा नदी जो गंगा नदी की लास्ट सहायक नदी है। तो पहली सहायक नदी थी रामगंगा और आखिरी है महानंदा। ये जो महानंदा नदी है ये बिहार और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाती है और यहीं से आगे जाकर गंगा नदी फरक्का बैराज से दो भागों में बट जाती है। पहली हुगली नदी और दूसरी पद्मा नदी। यानी गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाते जाते दो भागों में बट जाती है, हुगली नदी और पद्मा नदी के रूप में। इसी हुगली नदी के तट पर कोलकाता स्थित है। हुगली नदी को भागीरथी हुगली, गंगा और कटी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो हुगली नदी है ये मुर्शिदाबाद से निकलती है जहाँ गंगा नदी दो भागों में बट जाती है जिसमें बांग्लादेश से बहने वाले भाग को पद्मा कहा जाता है और दूसरा भाग खुद हुगली का है जो हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी जो बंगाल की खाड़ी से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से दक्षिण की ओर बढ़ती है और फिर इसी हुगली नदी में एक सहायक नदी आकर मिलती है जिसे दामोदर नदी कहते हैं जो छोटा नागौर पठौर से निकलती है और हुगली नदी में मिल जाती है। अब इस दामोदर नदी को भी पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। तो जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है वैसे ही दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं क्योंकि इससे वर्धमान, हुगली, हावड़ा और मेदिनीपुर जैसे कई इलाकों में विनाश करने वाली बाढ़ आती है जिसकी वजह से क्या होता है कि दामोदर घाटी भी प्रभावित हो जाती है। दामोदर नदी जो है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल के राज्यों से होकर निकलती है। तो गंगा नदी पश्चिम बंगाल में दो धाराओं में बट जाती है, हुगली और पद्मा। हुगली नदी को हमने देख लिया, अब बात करते हैं पद्मा नदी की। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है और जब जमुना नदी बांग्लादेश के बराक नदी में मिल जाती है तो इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। यानी पद्मा जमुना जब बैराक नदी में मिलती है तो इन तीनों नदियों के संगम को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। मेघना नदी बांग्लादेश की एक महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि ये गंगा नदी का डेल्टा बनाने वाली तीन मुख्य सहायक नदियों में से एक है। इन तीनों नदियों से ही यानी मेघना नदी से ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनता है जो बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। अब ये देखते हैं कि डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा की परिभाषा है कि डेल्टा एक उत्तल आकार की भू आकृति है जो नदी के मुहाने पर नदी के प्रवाह द्वारा बहाए गए तलछट के जमाव से झील या समुद्र में गिरती है। डेल्टा का निर्माण नदी द्वारा लाए गए तलछट से बने कई चैनलों से होता है। तो ये तो थी डेल्टा की परिभाषा। अब मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है जब कोई नदी अपने रास्ते में बहना शुरू करती है तो वो अपने रास्ते में काट छांट करती रहती है और ये तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि करीब करीब सारी नदियां पहाड़ों से निकलती हैं और मैदानी क्षेत्रों में बहती हुई समुद्र में जा गिरती हैं। अब क्या है ना कि जब शुरुआत में नदियां पहाड़ों से निकलती है तब उसका पानी बहुत तेज गति से बहता है क्योंकि एक तो ये पहाड़ी ढलान होता है और दूसरा ये कि पहाड़ों पर नदी की धारा मैदानी इलाकों की तुलना में संकरी होती है जिससे ये पहाड़ से भी कुछ मात्रा में मलबा यानी सेडमेंट अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है। अब जब नदी की जो तेज धार है वो मैदानी इलाकों में आती है तब अपनी तेज गति के कारण मैदानी भाग में बहुत ज्यादा काट छांट करती है और इस मलबे को अपने साथ बहाते हुए आगे बढ़ती जाती है
लेकिन तब कुछ मलबा नदी की तलहटी में बैठ जाता है और कुछ मलबा नदी अपने साथ बहाती हुई अपने अंतिम छोर तक ले जाती है, जहां ये समुद्र में गिरती है, जिसे नदी का मुहाना या नदमुख कहते हैं। अब नदमुख तक आते आते नदी की जो धारा है उसकी गति बहुत ही सुस्त पड़ जाती है, यानी धीरे हो जाती है। और इस वजह से धारा के साथ बहाकर आया हुआ मलबा यहीं इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और ये जो प्रक्रिया है ये लगातार कई सालों तक होती रहती है, जिससे क्या होता है कि नदी के मुहाने पर एक टापू सा बन जाता है। देखा जाए तो ये जो टापू होता है ये ज्यादातर दलदली जमीन के रूप में होता है, और कहीं कहीं पर तो समय के साथ साथ पेड़ पौधे भी उगाते हैं इस पर। इस तरह से नदी के मुहाने पर मलबा बीचों बीच में इकट्ठा होता है और नदी इसकी दोनों तरफ किनारों से होकर बहती रहती है, जिसकी वजह से इसकी आकृति त्रिभुजाकार हो जाती है। इसे त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि डेल्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस ने किया था। और कभी कभी ये जो डेल्टा होते हैं ये आकार में इतने बड़े हो जाते हैं कि इन्हें द्वीप कहा जाता है, जैसे माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, और गंगा नदी के डेल्टा को सुंदरवन कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से गंगा नदी का जो प्रवाह मार्ग है वो संपन्न होता है। दोस्तों भारत में जो नदियों का इतिहास है वो बहुत पुराना रहा है, और इन नदियों ने सदियों से अपनी पवित्रता कायम रखी है और लगातार अपनी दिशा में बहती जा रही है। कभी गंगा जैसी पवित्र नदी का जिक्र शास्त्रों में होता है, तो कभी पुराणों में यमुना की पवित्रता के लिए उसे पूजा जाता है। ऐसे में ही इन पवित्र नदियों में से एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। देखा जाए तो इस नदी का इतिहास और उद्गम की कहानी दूसरी पवित्र नदियों जैसी है, जो इसे भी दूसरी नदियों की तरह ही महत्वपूर्ण बनाती हैं। लास्ट वीडियो में हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करी थी, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। यानी तिब्बत से बंगाल की खाड़ी तक की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। ये जो नदी है ये तिब्बत में स्थित पवित्र मानसरोवर झील से निकलने वाली सांगपो नदी पश्चिमी कैलाश के पास पोरंग जिले में चैमायुंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है, और इस जगह पर इस नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत से बहते हुए ये नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर असम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र, और फिर इसे बांग्लादेश में प्रवेश करने पर जमुना कहा जाता है, और फिर पद्मा से मिलने के बाद इन दोनों धाराओं को मेघना कहा जाता है, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यारलुंग सांगपो या फिर ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो पुरुष नदी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। ये जो नदी है ये हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों के द्वारा पूजनीय नदी है। तो दोस्तों यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि इस नदी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। मतलब ये कि ये नदी जहाँ जहाँ से गुजरती है उसे वहाँ वहाँ अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे तिब्बत में सांगपो या यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, वहीं असम में इसे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। देखो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना वो एक पूर्ववर्ती नदी है। अब आप लोग पूछोगे कि पूर्ववर्ती नदी क्या होती है? तो ऐसी नदियां जो हिमालय के बनने से पहले से बहती है, ऐसी नदियों को ही पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। अब ये जो नदी है ये 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। मतलब ये कि चीन में तिब्बत से शुरू होती है, फिर भारत से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है, यानी तिब्बत से बंगाल की खाड़ी तक की जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। तो ये तो हुई इसकी कुल लंबाई। अब हम बात करते हैं कि चीन में, भारत में और बांग्लादेश में ये कितने किलोमीटर तक बहती है। तो देखो चीन में जो इसकी लंबाई है, यानी ये चीन में जितनी दूरी तक बहती है वो है 1625 किलोमीटर, भारत में 916 किलोमीटर और बांग्लादेश में 360 किलोमीटर तक बहती है। अब ये तिब्बत से बहते हुए सीधा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। देखो अरुणाचल में जहां से ये प्रवेश करती है वहां पर पड़ता है नामचा बरवा पर्वत, जिसे ये काट के गोच बनाती है, और फिर इस गोच को हम लोग कहते हैं दिहांग गोच। और इसी जगह पर है यांगयाप दर्रा, जहां से ये मुड़ती है और इसे काटती हुई अरुणाचल प्रदेश में घुस जाती है।
अरुणाचल प्रदेश में ये सियांग और दिहांग के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी और लोहित नदी बाएं तट से आकर इससे मिलती है और यहीं से इन दोनों नदियों को ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के रूप में जाना जाता है। मतलब दिबांग और लोहित नदी के मिलने के बाद दिबांग नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और फिर यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है। तो लोहित और दिबांग ये तो हुई इसकी बाईं तरफ से आने वाली सहायक नदियां। अब बात करते हैं दाईं तरफ से आने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी है। कोपिली, धनसिरी, दिहांग, बराक, सुबनसिरी, मानस, तिस्ता और कामेंग। असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। अब ये गुम्फित जलमार्ग क्या होता है? तो ऐसी नदियां जो ऊंचे पहाड़ों से आती है और अपने साथ बहुत सारा मलबा और मिट्टी लाती है। अब ये जो मिट्टी है ये जमना शुरू हो जाती है, मतलब एक जगह इकट्ठी होने लग जाती है। और जब ये मिट्टी अपनी एक सीमा से ज़्यादा जमने लग जाती है ना, तब क्या होता है, नदी पर जगह जगह पर द्वीप बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नदी कई धाराओं में बंट जाती है। अब जाहिर सी बात है कि जब बीच में ऊंचे ऊंचे टीले बनने लगेंगे तो पानी साइड से ही बहने लगेगा ना, और फिर यही अलग अलग धाराएं आगे जाकर नदी से फिर से मिल जाती है। तो सेम इसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी भी अपने साथ बहुत सारा मलबा और मिट्टी लाती है। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ये नदी इतनी चौड़ी है कि इसके बीच में अलग अलग द्वीप बने हुए हैं और इन्हीं द्वीपों में से एक द्वीप है माजुली द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और असम सरकार ने इस माजुली द्वीप को नदी जिला घोषित किया है, जो भारत का एक अकेला नदी जिला है, जिसे असम का 33वां जिला घोषित किया गया है। और दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा द्वीप भी इसे ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बने द्वीपों में से एक है, जिसे उमानंद द्वीप के नाम से जाना जाता है। अब देखो, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से नितामू झील से निकलने वाली तिस्ता नदी बांग्लादेश में जमुना नदी से मिल जाती है और फिर इसी जमुना नदी में पद्मा नदी आकर मिलती है। इन दोनों के मिलने के बाद ही ये पद्मा नदी कहलाती है। अब इसके बाद मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी जब बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिलती है, तब इन दोनों नदियों के मिलने पर इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है और इसी मेघना नदी की धारा ही बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी जाकर गिरती है, ना कि कोई सांगपो, ब्रह्मपुत्र या फिर जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि दाईं तरफ से आने वाली जो सहायक नदियां हैं उनमें सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्ता, संकोश। अब ये जो मानस और तिस्ता नदी है इसमें आकर मिल जाती है संकोश नदी। और बाईं तरफ से आने वाली सहायक नदियां हैं लोहित, कोपिली, मेघना, बराक, धनसिरी और दिबांग। तो अब एक बार इन शॉर्ट इन नदियों को देख लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दाएं तट से आने वाली कुछ खास नदियों के बारे में। तो सबसे पहले आती है सुबनसिरी नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो भारत के पूर्व उत्तर में बहती है और ये क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, क्योंकि ये नदी स्थानीय लोगों को पीने का पानी और सिंचाई प्रदान करती है। इसके साथ साथ ये मछली पकड़ने के उद्योग के लिए भी पानी का एक प्रमुख स्रोत है, जो लोगों को जीवन और पोषण प्रदान करती हैं। असम में ब्रह्मपुत्र में मिलने से पहले ये भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसके बाद है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी भारत और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। ये सिक्किम के पूर्वी हिमालय श्रृंखला से निकलती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में शामिल होने से पहले सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम से होकर गुजरती है। इसके बाद आती है मानस नदी। मानस नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो भारत और भूटान से होकर गुजरती है। ये भूटान के पूर्वी हिमालय श्रृंखला से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र में शामिल होने से पहले असम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। तिस्ता नदी और मानस नदी में जो आकर मिलती है वो है संकोश नदी। संकोश नदी को गदाधर नदी भी कहा जाता है। ये भारत के पूर्वोत्तर में एक नदी है जिसका उद्गम भूटान में होता है और भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। भूटान में इसे पूना सांगचू कहते हैं। अब इसके बाद आती है कामेंग या जिया भराली नदी। कामेंग नदी को जिया भराली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत में ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है
और ये अरुणाचल प्रदेश में हिमालय से शुरू होती है और ब्रह्मपुत्र में शामिल होने से पहले सोनितपुर और बक्सा जिलों से गुजरते हुए दक्षिण पूर्व में चली जाती है। अब बात करते हैं बाईं तरफ से आने वाली कुछ सहायक नदियों के बारे में, जिनमें सबसे पहले आती है कोपिली नदी। कोपिली नदी असम राज्य के कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में शामिल होने से पहले मेघालय और असम से होकर गुजरती है। इसके बाद आती है धनसिरी नदी। ये असम के गोलाघाट जिले से निकलती है और असम और नागालैंड से होकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। थर्ड नंबर पर है दिहांग नदी। इसका उद्गम भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी हिमालय पर्वतमाला से होता है। अपने पूरे प्रवाह में इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग, असम में सियांग और मेघालय में इसे कोलोंग नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में सियांग नदी ब्रह्मपुत्र में शामिल होने से पहले भारतीय राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय से होकर गुजरती है। अब इसके बाद आती है लोहित नदी। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश और असम में बहने वाली नदी है। ये पूर्वी तिब्बत से निकलती है और बाद में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसे खून की नदी भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाल मिट्टी पर बहती है और तेज प्रवाह के साथ बहती है। और लास्ट में आती है बराक नदी। ये मेघना नदी की मुख्य धारा है। इसका उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। बांग्लादेश में इसे सुरमा मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। बराक नदी ही आगे जाकर मेघना नदी बनती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये कुछ खास सहायक नदियां थी ब्रह्मपुत्र की, जो आपको याद रखनी है। और इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यहाँ पर समाप्त हो जाता है।